अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहांजेब अपने YouTube चैनल फिजिसिस्ट जहांजेब के साथ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्लूइड डायनामिक्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये MCQ के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से MCQ इसके लिहाज से बन सकते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं जी फ्लूइड डायनामिक्स को। फ्लूइड डायनामिक्स से मुराद है फ्लूइड्स की मोशन को डिस्कस करना। तो ये फ्लूइड्स क्या होते हैं? हर वो चीज जो कि फ्लो कर सके वो क्या होती है जी? फ्लूइड्स होती है। अब वो फ्लूइड जो है वो लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकती हैं, ठीक है। लिक्विड और गैसेस दोनों ही फ्लूइड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो देखते हैं आखिर होता क्या है। देखिए बच्चे, जब भी कोई फ्लूइड जो है वो मूव कर रहा होता है, फर्ज कर लें ये पानी की दो लेयर्स हैं जो मूव कर रही हैं किसी भी नहर में, ठीक है। 3 लेयर बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो होता यह है कि ऊपर वाला जो पानी होता है उसकी स्पीड जरा ज्यादा होती है, नीचे वाले के पानी की स्पीड जरा क्या होती है? कम होती है। क्या होता है कि वो पानी की एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करके ऐसे जा रही होती है, ठीक है। तो उन दोनों लेयर के दरमियान जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है उसको हम कहते हैं बच्चे क्या? विस्कोसिटी। उसको क्या कहते हैं जी? विस्कोसिटी, ठीक है। ये क्या है जी? फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड। उसको क्या? अब हम बात कर लेते हैं ड्रैग फोर्स और स्टोक्स लॉ की। तो ये ड्रैग फोर्स क्या चीज है बच्चे? जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में से मूव करता है, फर्ज कर ले हवा में से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा है, तो एक फोर्स उस पे ऊपर की तरफ भी अमल कर रही होती है जो ड्रैग फोर्स कहलाती है। इसी तरीके से लिक्विड में भी अगर कोई ऑब्जेक्ट छोड़ दिया जाए तो नीचे से उसकी तरफ एक फोर्स लग रही होती है ऊपर की तरफ, उसको ड्रैग फोर्स कहते हैं, ठीक है। जो कि रिटार्डिंग फोर्स होती है, ऑपोजिंग फोर्स होती है, ठीक है। तो उसके लिहाज से स्टोक ने एक लॉ पेश किया। उसने क्या कहा कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस क्या है जी? r है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और वो स्पीड vt से मूव कर रहा है किसी भी फ्लूइड के अंदर, तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है अपोजिंग डायरेक्शन में, उसको कहते हैं ड्रैग फोर्स, जो कि बराबर होती है 6 पाई ईटा r vt। ये ईटा क्या है बच्चे? ये है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो मैं आपको पहले विस्कोसिटी बता के आया हूं, फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं? यहां से आप कह सकते हैं कि जी ड्रैग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्पीड के। जितनी ज्यादा ये स्पीड होगी ऑब्जेक्ट की उतनी ही उसके ऊपर की जानिब ड्रैग फोर्स अमल करेगी। अब एक सवाल आ जाता होता है जिसके अंदर वो कहते हैं जी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा का यूनिट बताएं या इसकी डायमेंशन बताएं। तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं? इसी फार्मूला से निकाल सकते हैं। ईटा इज इक्वल टू एफ डी ओवर, आप यहां से लिख लें आर वी टी, क्योंकि बाकी तो कांस्टेंट है ना। इसका यूनिट क्या है? एफ डी का न्यूटन, और इसके नीचे क्या आ जाएगा जी? मीटर, और मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और साथ आ जाएगा सेकंड। अब एक तो इसका ये यूनिट आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और सेकंड। अब इसको आपने दूसरे बेस यूनिट में चेंज करना है। न्यूटन किसके बराबर होता है जी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक हो गया। ये तो इसके बराबर होता है, और साथ आपके साथ क्या आ रहा है? पर मीटर स्क्वायर और सेकंड। तो यहां से क्या हो जाएगा कि ये किलोग्राम, साथ आ जाएगा जी पर मीटर, और ये क्या आ जाएगा? पर सेकंड। तो ये आपके पास इसका बेस यूनिट आ गया। इसी तरीके से अगर आप इसकी डायमेंशन लिखना चाहें तो क्या होगी? ml-1 t-1। तो ये इसकी बच्चे क्या होगी? डायमेंशन। इसको आपने अच्छे से याद करना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये कौन सी वेलोसिटी होती है यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्ज कर ले एक ऑब्जेक्ट को आपने फ्लूइड में से मूव करने के लिए छोड़ दिया। अब वो नीचे की तरफ आ रहा है, उस पर ड्रैग फोर्स भी अमल कर रही है, और उसके वेट की फोर्स उसको नीचे की तरफ लेके जाना चाह रही है और ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ लेके जाना चाह रही है। अगर ऐसा हो कि उसके ऊपर एक्ट करने वाली ड्रैग फोर्स उसके वेट के बराबर हो जाए तो क्या होगा? तो वो ऑब्जेक्ट हमें सस्पेंडेड नजर आएगा फ्लूइड के अंदर, ठीक है। हमें सस्पेंडेड नजर आएगा, लेकिन वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन मैंने आपको क्या बताई है जी? कि एक ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ आ रहा है, एक कंडीशन ऐसी आती है जिसपे उसकी जो ड्रैग फोर्स जो ऊपर की तरफ अमल कर रही है वो बराबर हो जाती है उसकी वेट की फोर्स के। तो चलें हम यहाँ पे एक कंडीशन लिख भी लेते हैं कि ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू वेट। जब ये हो गया तो इसको कैसे मजीद ओपन कर सकते हैं? ड्रैग फोर्स होती है 6 पाई ईटा आर वी टी, और यहाँ से W इज इक्वल टू mg। अब यहाँ से टर्मिनल स्पीड आपकी कैलकुलेट की जा सकती है, जो कि किसके बराबर आ जाएगी? आप ये देखें
कि VT यानी टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू mg/6 पाई ईटा r। ये आपके पास आगे बच्चे क्या जी, आपकी टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये मास हमें नहीं मालूम होता, बाकी सारा तो कांस्टेंट होता है, तो ये जो मास है ये फिर हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और मास की वैल्यू पुट करके टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी निकालने के लिए जब मास कैलकुलेट किया तो उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बना था, आपने अपनी बुक में पढ़ा हुआ है, VT इज इक्वल टू 2ρg r²/9 ईटा। ठीक हो गया। तो बाकी देखें, अब ये आपके सामने फार्मूला आ गया। यहाँ से आपको क्या शो हो रहा है, यहाँ से शो हो रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है r² के। ठीक है, यहाँ से एक और फार्मूला आप बना सकते हैं कि V1/V2 इज इक्वल टू R1/R2 का स्क्वायर। ठीक है, और इसके लिए एक लफ्ज भी इस्तेमाल होता है जिसको मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं। एक तो ये डेफिनेशन होती है ना कि वेट इसका बराबर हो जाए ड्रैग फोर्स के, दूसरा इसके लिए एक और डेफिनेशन यूज की जाती है जिसको कहा जाता है कि ये वो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, ये आपने याद रखना है अगर आपके एमसीक्यू में आ जाए मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये भी इसी की डेफिनेशन है। तो अब हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की, जो कि स्टेडी स्टेट कंडीशन से रिलेटेड है। यानी वो कौन सी कंडीशन होंगी जिसमें हम फ्लूइड को कहेंगे कि वो स्टेडी मूव कर रहा है। तो वो तीन कंडीशन है। कौन कौन सी जी? एक कंडीशन ये है कि तमाम पार्टिकल अलोंग द स्मूथ पाथ मूव कर रहे हो। ठीक है, दूसरा ये है कि स्टीम लाइंस, जो डिफरेंट स्टीम लाइंस है, डिफरेंट लेयर्स है, वो एक दूसरे को क्रॉस ना करें। तीसरी क्या है कि स्टीम लाइन की जो डायरेक्शन है वही आपकी फ्लूइड की मूवमेंट की भी डायरेक्शन हो। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो होती हैं तो हम कहेंगे कि फ्लूइड जो है वो स्टेडी स्टेट में है। ठीक है, तो अब हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं स्टीम लाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के दरमियान में। तो अगर ये आपकी स्टेडी स्टेट कंडीशन फॉलो होती हैं तो ऐसे फ्लूइड को आप क्या कहते हैं जी? स्टीम लाइन। ठीक है, ऐसे फ्लूइड को क्या कहते हैं? स्टीम लाइन। स्टेडी स्टेट कंडीशन में अभी आपको बता चुका हूं। इसमें एक और बात है जो कि आपकी बुक में भी लिखी हुई है कि एक पार्टिकल जिस पॉइंट से पास करके गया है उसके पीछे आने वाला पार्टिकल भी सेम उसी पाथ से पास करके जाए, तो फिर हम कहेंगे जी ये जो फ्लूइड है ये लैमिनर फ्लो में है या स्टीम लाइन फ्लो में है। स्टीम लाइन फ्लो को हम क्या कहते हैं? लैमिनर फ्लो भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये लैमिनर फ्लो है। अब हम देख लेते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो कौन सा है। अगर इर्रेगुलर और अनस्टेडी फ्लो है उसकी स्पीड भी अब्रप्टली चेंज हो रही है फ्लूइड की, और इसके साथ साथ क्या है कि वो स्टेडी स्टेट कंडीशन को भी फॉलो नहीं करता, तो वो फ्लूइड कौन सा होगा? टर्बुलेंट फ्लो होगा। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं आइडियल फ्लूइड की कंडीशन को कि उनकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी जिनकी बेस पे हम कहेंगे कि एक फ्लूइड जो है वो आइडियल है। वो तीन कंडीशन है, आपकी बुक में भी लिखी हुई है। पहली कौन सी है कि फ्लूइड को क्या होना चाहिए बच्चे? फ्लूइड को होना चाहिए नॉन विस्कस। ठीक है, नॉन विस्कस से मुराद ये है कि उसकी विस्कोसिटी जीरो हो, यानी कि डिफरेंट लेयर के दरमियान में जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है वो मौजूद ना हो। एक तो क्या हो जी? नॉन विस्कस हो। दूसरी क्या होनी चाहिए? दूसरी ये होनी चाहिए कि फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, यानी उसको कंप्रेस ना किया जा सके। इनकम्प्रेसिबल, अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी डेंसिटी क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए, उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो तीसरा क्या होगा जी? तीसरा ये होता है कि फ्लो जो है वो स्टेडी हो। ठीक है, स्टेडी मोशन हो, जो कि हमने स्टेडी स्टेट कंडीशन पढ़ी है वो। तो चलें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि क्या है? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये क्या बताती है हमें कि अगर एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला पाइप हो जिसमें एक साइड का एरिया A1 हो, उस पे जो स्पीड हो फ्लूइड की वो V1 हो, और दूसरी साइड का एरिया A2 हो और वहां पे जो फ्लूइड है उसकी स्पीड क्या हो? V2 हो, तो इस नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले पाइप के किसी भी पॉइंट पे अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट लें, ठीक है, किस किस चीज का प्रोडक्ट ले जी? अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया A और स्पीड का प्रोडक्ट लें तो वो क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, वो क्या होता है जी? कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट जो है वो बराबर होता है वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड के। ये जी आपकी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, AB इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू V/T। अब यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन निकलता है कि अगर AB बराबर है कांस्टेंट के तो यहां पे क्या रिलेशन होगा जी? V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, यानी एरिया जहां पे ज्यादा होगा वहां पे फ्लूइड की स्पीड कम होगी, और जहां पे एरिया कम होगा वहां पे फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होगी। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से आता है रिलेशन। इसको डिफरेंट तरीके से भी लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं। कैसे करते हैं जी?
V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर पुट कर लेते हैं, ठीक है, पाई आर स्क्वायर पुट कर लिया। बाजू का डायमीटर दिया होता है रिलेशन निकालने के लिए, तो हम d/2 पुट कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो चलें अब हम आगे देखते हैं, बाजू का ये क्वेश्चन आ जाता है जी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो यूनिट जो है वो कैसे निकालना है, चाहे आप इस लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट निकाल लें, चाहे राइट हैंड साइड का यूनिट निकाल लें, यूनिट जो है वो दोनों साइड्स का बराबर होता है। तो हम राइट साइड का यूनिट निकाल लेते हैं। राइट साइड का यूनिट क्या है जी, वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड, यानी वॉल्यूम का यूनिट क्या है जी, वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब और पर सेकेंड। ये आपके पास क्या आ गया जी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का यूनिट आ गया। तो एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि कौन सा लॉ इसमें होल्ड करता है, तो आप बताएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसमें होल्ड करता है। तो चले यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन किसका जी, ऑफ मास। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है बर्नौलीज इक्वेशन, और बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बहुत सारे एमसीक्यू भी बन सकते हैं। तो चलें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि बर्नौलीज इक्वेशन क्या है। इसी तरीके से एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला पाइप है, ठीक है, जिसके अंदर फ्लूइड मूव कर रहा है, उसके डिफरेंट पोर्शन है जिनका एरिया डिफरेंट है, ठीक है। तो उनके लिए क्या होता है कि अगर किसी एक पॉइंट पे प्रेशर लें, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लें और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लें और इन तीनों का सम करें, तो इन तीनों का सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। किसी भी पॉइंट पे ले लें, इन तीनों का सम करें तो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे मैं आपके सामने लिख सकता हूँ एक इक्वेशन, ये आपके सामने है, प्रेशर, द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता किसी भी पॉइंट पे अगर आप इन तीनों चीजों का सम ले लें। अब इससे क्या बात जाहिर होती है, ये जो आपने बर्नौलीज इक्वेशन देखी है, इस बर्नौलीज इक्वेशन का जो रिजल्ट है वो क्या है, रिजल्ट जो है वो ये है बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जहां पे स्पीड कम होगी वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, और जहां पे स्पीड ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इन दोनों के दरमियान क्या है जी, इनवर्स रिलेशन है, वेयर द स्पीड इज हाई द प्रेशर विल बी लो। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो है वो एप्लीकेबल है स्टेडी फ्लूइड और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, जबकि आपके पास जो बर्नौलीज इक्वेशन है उसमें फ्लूइड का स्टेडी होना भी जरूरी है, इनकम्प्रेसिबल होना भी जरूरी है, नॉन विस्कस होना भी जरूरी है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि किस किस फ्लूइड के लिए ये दोनों इक्वेशन जो है वो एप्लीकेबल होती हैं। तो चलें यहाँ पे एक आपकी बुक में मिसाल भी दी गई है, एक जो है वो क्रिकेट बॉल की। इस बॉल में क्या होता है, ये क्रिकेट बॉल है, इसकी एक साइड को क्या कर लिया जाता है जी, स्मूथ बना लिया जाता है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक साइड को क्या कर लेते हैं, स्मूथ बना लेते हैं, दूसरी साइड क्या होती है जी, रफ होती है, ठीक है। अब ये दोनों साइड्स पे क्या होगा, एक साइड से जहाँ स्मूथ होगी वहां पे हवा की स्पीड जो है वो ज्यादा होती है, इस वजह से वहां प्रेशर कम होता है, और इसी तरीके से दूसरी जो रफ साइड है वहां पे हवा की स्पीड कम होती है तो वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, और ये ज्यादा प्रेशर वाली साइड से कम प्रेशर वाली साइड की तरफ जो है बॉल वो स्विंग कर जाती है। तो स्विंग ऑफ बॉल जो है वो बर्नौलीज इक्वेशन पे बेस करता है। इसी तरीके से लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन जो है वो भी बर्नौलीज इक्वेशन पे ही बेस करता है। अब यहाँ पे भी इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि बर्नौलीज इक्वेशन जो है उसका यूनिट बताएं। तो बर्नौलीज इक्वेशन का जो आपके पास बच्चे यूनिट होगा वो बराबर होगा किसके, इसमें से कोई भी टर्म ले लें, इन तीनों टर्म्स का जो यूनिट है वो सेम होगा, इसका यूनिट, इसका यूनिट और इसका यूनिट। तो हम एक ही देख लेंगे जो कि प्रेशर है, और प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, या पास्कल कह लो, ठीक है। अब हम बर्नौलीज इक्वेशन की चंद एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पहली क्या है जी, टोरिस-एलिस थ्योरम है। इस टोरिस-एलिस थ्योरम में हम देख रहे हैं यहाँ पे एक वाटर टैंक के 3 पोर्शन है यहाँ पे। सबसे पहला पोर्शन जो है वो ये है, इसमें देखें वाटर मौजूद है, ठीक है, और ये वाटर यहाँ तक आया हुआ है, ठीक है, इस साइड तक, और यहाँ से उसने वापस निकलना है। तो दरमियान वाला जो पोर्शन है वहाँ पे वाटर की स्पीड है आपके पास जी v1, और यहाँ से जो वाटर निकलना है उसकी स्पीड क्या है, v2, ठीक है। तो फर्ज कर लें इस वाटर टैंक की जो टोटल हाइट है वो h1 है, और ये स्मॉल हाइट जहाँ पे ये ओरिफिस बना हुआ है, जहाँ पे ये होल बना हुआ है वो h2 है। तो ये हाइट कितनी होगी आपके सामने, ये जो आप देख रहे हैं ये होगी h1 - h2 के बराबर। यानी कि यहाँ से जो फ्लूइड आ रहा है उसने यहाँ से निकलना है, तो हमने
हमने मालूम करना है कि उसकी फ्लूइड की स्पीड क्या होगी, इससे वो फ्लूइड बाहर निकल रहा है, उसको स्पीड ऑफ इफ्लक्स कहते हैं। तो ये जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स होगी वो किसके बराबर होगी, देखिए मैं यहाँ पे उसका रिलेशन लिख रहा हूँ, V2 स्पीड ऑफ इफ्लक्स जो कि बराबर होगी किसके जी, 2G इंटू H1 माइनस H2। तो ये आपके सामने जी रिलेशन है किसका जी, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स का। ठीक है, ये आपने याद रखना है, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स का ये आपके सामने क्या है जी, रिलेशन है, वो स्पीड जिससे वाटर जो है, जो भी फ्लूइड है वो स्मॉल ओरिफिस से बाहर निकल रहा है। अब हम इसकी दूसरी एप्लीकेशन को डिस्कस कर लेते हैं जो कि क्या है जी, वेंचुरी रिलेशन। वेंचुरी रिलेशन आपने निकालना है, ये एक पाइप है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला है, इसमें कोई ना कोई फ्लूइड मौजूद है। तो फर्ज कर लेते हैं इसका ये जो जगह है उसका एरिया क्या है, A1 है, और यहाँ पे जो फ्लूइड है उसकी स्पीड क्या है, V1 है। यहाँ पे पहुँच के क्या हो जाती है, उसकी स्पीड जी V2 हो जाती है, और इसका जो एरिया है वो क्या है, A2 है। ठीक है, यहाँ पे सारा बच्चे इसमें क्या मौजूद है जी, फ्लूइड मौजूद है, ये आपने अच्छे से याद रखना है। तो इस सूरत के लिए अगर हमने निकालना हो इन दोनों जगहों का प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, जो कि इस जगह का क्या है प्रेशर P1 और इस जगह का क्या है प्रेशर P2, लेकिन इन दोनों का एरिया डिफरेंट है। ठीक है, तो इन दोनों जगहों के दरमियान प्रेशर का डिफरेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे। बर्नौलीज इक्वेशन में कुछ टर्म्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगी, कैसे होंगी, ये एक सेम हाइट पे मौजूद है पूरा का पूरा पाइप, तो रो जी एच वाली जो टर्म है वो दोनों तरफ से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। उसके अलावा ये जो स्पीड V1 है जो इस पोर्शन में है, देखें ये एरिया बहुत ज्यादा है ना, एरिया ज्यादा होता है तो क्या होता है, स्पीड बहुत कम होती है। तो ये स्पीड इतनी कम होगी कि हम इसको कह देंगे कि ये जो V1 है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या है, 0 के। तो हमारे पास जो टर्म बच जाएंगी उन्हीं की बेस पे हम रिलेशन निकाल लेंगे जो कि किसके बराबर आएगा, प्रेशर डिफरेंस का, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। ये आपके सामने क्या है जी, ये है प्रेशर डिफरेंस जो कि वेंचुरी रिलेशन के जरिए निकाला जाता है। ठीक है, और बेसिकली वेंचुरी रिलेशन या वेंचुरी ट्यूब का मकसद क्या है, फ्लूइड की स्पीड निकालना, और फ्लूइड भी कौन सा, लिक्विड वाला। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वेंचुरी ट्यूब इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ, किसकी स्पीड मालूम करनी है बच्चे, लिक्विड फ्लो की। वेंचुरी ट्यूब वेंचुरी रिलेशन का बेसिकली मकसद जो है वो लिक्विड फ्लो की स्पीड निकालना। तो चलिए अब हम ब्लड फ्लो के टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं छोटे छोटे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखें, ब्लड फ्लो के लिहाज से हमने देखना है कि ब्लड और वाटर की डेंसिटी के दरमियान में कितना डिफरेंस है। तो आप बताएंगे जी कि ब्लड और वाटर की जो डेंसिटी है वो आपस में इक्वल होती है, जबकि ब्लड जो है एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, इन दोनों की डेंसिटी क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है वो वाटर की विस्कोसिटी से ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है, 3 to 5 टाइम्स। और किस वजह से होती है, क्योंकि उसमें 50% रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना है। अब बात ये है कि ये जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा है, इसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। ये जो हम कहते हैं ना 120 टॉर, 70 to 80 टॉर, ठीक है, ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 120, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 70 या 80। ब्लड प्रेशर जो मेजर करते हैं उसके लिए जो डिवाइस यूज होती है वो कौन सी होती है जी, स्फिग्मोमैनोमीटर होती है, जो कि ब्लड प्रेशर को किस यूनिट में मेजर करती है, मिलीमीटर मरकरी में। और टॉर भी क्या है इसका, SI यूनिट है। अब क्या होता है कि नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए क्या होता है कि जो सिस्टोलिक प्रेशर या ऊपर वाला जो प्रेशर होता है वो 120 टॉर होता है, जो कि नॉर्मल होता है। और दूसरा क्या होता है, अगर डायस्टोलिक प्रेशर की बात करें तो वो क्या होता है, 75 से 80 टॉर तक होता है। बात यह है कि जब आप ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे होते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर पे जब सुई आती है तो ब्लड बड़ी ही तेजी से टर्बुलेंट फॉर्म में निकलता है। उस वक्त जो फ्लूइड होता है वो टर्बुलेंट होता है ब्लड। ठीक है, फिर क्या होता है, जब डायस्टोलिक प्रेशर पे आपकी सुई आती है उस वक्त जो ब्लड है वो क्या हो जाता है, स्टीम लाइन फ्लो में मूव करने लग जाता है। तो ये वजह से एमसीक्यू हैं जो आपने अच्छे से याद करने हैं। इनके हवाले से कोई भी सवालात हो तो आपने हमसे पूछ लेने हैं। और अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।